तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, आज है डेट 2 अगस्त और इस चैनल पर डेली हम मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज के बारे में। तो आई होप आप सभी दोस्तों ने अब तक अपना न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों, आज वैसे कोई कुछ भी मतलब स्पेशल न्यूज नहीं है। जो पुरानी न्यूज थी हर मंथली आती है वही रिपीट है। क्या है? मंथली रिपीट है। मंथली डेटा आता है वो रिपीट है। कैसे? जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन जुलाई में कितना हुआ? अगस्त चल गया, जुलाई खत्म हो गया, तो जुलाई 2023 में कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ इसका डेटा रिकॉर्ड, इसका डेटा आया है। एक दोस्तों, मैंने पिछले बार पढ़ाया था पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग का। इसका डेटा आया, हर मंथ आता है। मैंने एक बार बताया था आपको कि एक बार पढ़ लो डिटेल में, उसके बाद दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ईएलडी जो ट्रेंड आता है वो इकोनॉमिक सर्वे में आता है, उसको वहां हम देख लेंगे। एक थर्ड डेटा आता है बेसिकली, ऐसा तो कोई ऐसे खास इंपोर्टेंट नहीं है, मैंने इसको पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन कल पार्लियामेंट में भारत सरकार ने से क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली कि उस पर कितना कर्ज है, पब्लिक डेट कितना है। तो पब्लिक डेट का रिप्लाई दिया था बेसिकली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्टेट के, पंकज चौधरी जी, उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया था। तो ये इस डेटा को भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज जीएसटी कलेक्शन पे। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये जिसने भी अगर कोई नया जुड़ा है दोस्त, तो आराम से मेरा जो लास्ट मंथ का लेक्चर देख सकता है, वहां पर मैंने जीएसटी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था। ये हर मंथ डेटा आता है। तो आप सबसे पहले न्यूज पढ़ें, जो इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, इंडिया जीएसटी कलेक्शन। भारत का जो जीएसटी कलेक्शन है वो क्या हो गया, वो जुलाई में, जो पिछला जुलाई है, जुलाई 2022, मैंने बता रखा इकोनॉमिक्स में हमेशा कंपेयर लास्ट ईयर से किया जाता है। तो जो जुलाई 2022 से जुलाई 2023 की तुलना में 11% बढ़ गया। 11% बढ़ गया, कितना हो गया? 1.65 लाख करोड़ हो गया। तो ये अच्छी न्यूज है। पिछले साल से इस साल 11% ग्रोथ करेगी जीएसटी में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जीएसटी क्या होता है? टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई से लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। तो जीएसटी बढ़ने का क्या मतलब है? हम खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में तो जीएसटी लगता है, हम कार खरीदते हैं तो जीएसटी लगता है। तो इसका मतलब देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। जीएसटी बढ़ने का सिंपल सा मतलब है जीडीपी बढ़ रही है, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये जीएसटी का बढ़ने का मतलब होता है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन होती तो जीएसटी कलेक्शन भी डाउन होता। तो आप ये न्यूज देखें। सबसे पहले तो जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है 2017 में बेसिकली जितने भी पुराने, पहले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, भारत सरकार के अलग होते थे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग होते थे, उन सबको मर्ज किया और जीएसटी बना दिया। इसके बारे में पूरी कहानी हम सुन चुके हैं। तो अब इसमें जो आया कि 11% का ट्रेंड हुआ है, 11% ग्रोथ हुई है, बढ़ के कितना हो गया? 1.65 लाख ग्रोथ। कुछ भी याद नहीं करना इसमें से 11% बढ़ा है क्या बढ़ा है, कुछ भी याद नहीं करना, बस एक न्यूज के रूप में याद रखना है। और उसका जो एनुअल ट्रेंड है वो देखेंगे अपन। एनुअल ट्रेंड हो ना, साल भर का, वो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आता है। पूरा ट्रेंड के साथ में, जो डायग्राम के साथ में आता है कि भाई जनवरी में इतना रहा, फरवरी में इतना रहा, अप्रैल में इतना रहा, पूरा डेटा उसमें वहां डिस्कस करेंगे। जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं, सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। ये सब जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर करंट इकोनॉमी में इसको पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है। दूसरा न्यूज, ये भी मंथली आता है। एक होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। क्या होता है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये मैंने पिछली बार इसको डिटेल में पढ़ा रखा है। एक संस्था है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, S&P ग्लोबल, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बेसिकली अमेरिका बेस्ड। ये जारी करती है इसके लिए डेटा, मंथली डेटा जारी करती है। अभी कब का जारी हुआ होगा? अभी जुलाई का जारी हुआ होगा, फिर अगले महीने अगस्त का जारी हुआ होगा। ये दो प्रकार से दो डेटा रिलीज करती है। एक तो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अलग करती है, एक सर्विस सेक्टर का अलग करती है। तो आज जो आया है डेटा वो मैन्युफैक्चरिंग का आया, एक दो दिन में जल्दी सर्विस का आएगा। तो इसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, मैंने एक बार इसको डिटेल में डिस्कस कर रखा है। जिसने भी नहीं पढ़ा हो वो पुराना वीडियो आराम से देख सकता है दोस्तों। तो मैंने ये बता रखा था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी 3 होते हैं। एग्रीकल्चर या प्राइमरी कह लो इसको, इंडस्ट्री या सेकेंडरी कह लो, एक ही बात होती है। और थर्ड सर्विस सेक्टर। तो अब सर्विस सेक्टर हमारा जैसे कि क्या परफॉर्मेंस है इसकी, कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब के बारे में एक सर्वे कराता है ये पीएमआई। बेसिकली जो S&P है ना, ये एक सर्वे कराती है। उस सर्वे के आधार पर एक स्कोर निकालती है, जिसको क्या कहते हैं? पीएमआई इंडेक्स कहते हैं। अगर पीएमआई इंडेक्स 50 से ऊपर होता है, 50 का एवरेज मानते हैं, 50 से ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिक में ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है,
ये इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है। अगर 50 से कम चल गया पीएमआई तो इसका मतलब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, मतलब जो एक्टिविटी है ना वो कम हो रही है। ऐसे दोस्तों इंडस्ट्री का एक सबसे मजबूत पार्ट होता है, सबसे लार्ज पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कच्चे माल से कोई वस्तु बनाना, जैसे कपड़े, जैसे कॉटन से कपड़ा बना दिया तो ये मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी इंडस्ट्री आती है दुनिया भर की जहाँ पर चीजें बनती है, ऑटोमोबाइल भी इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। तो इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की क्या हालत है, भविष्य में क्या होगा? तो ये क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे जाके पूछते हैं कि आपके पास नए ऑर्डर आ रहे हैं क्या? अगर नए ऑर्डर आ रहे हैं तो मतलब ग्रोथ होगी। आपके पास इन्वेंटरी की क्या स्थिति है, भविष्य में आपको क्या लगता है कि भविष्य कैसा होगा? इसके आधार पर पूछते हैं एक एक कंपनी से जाके, फिर कुछ गणना करते हैं और फिर स्कोर देते हैं। 50 से अबव स्कोर अच्छा माना जाता है। 50 से अबव स्कोर मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है देश में। 50 से कम का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन, मतलब जो पिछले महीने था उससे कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव में जा रहा है, तो प्रोडक्शन घटेगा। तो इस प्रकार से इसका मंथली डेटा जारी करते हैं। लेटेस्ट में जो आप न्यूज पढ़ ले, इंडिया का जो पीएमआई है ना, पीएमआई भी कौन सा वाला, मैन्युफैक्चरिंग, अब एक दो दिन में उसका सर्विसेज का भी डेटा आने वाला है। तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा घटा, पिछले जो जून में था ना ये 57.8 था, इससे कम होकर कितना रह गया, 57.7 रह गया, मतलब 0.1 की थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कम आएगी, लेकिन अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अबव 50 है, अबव 50 है। तो इसको देख के इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भविष्य क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में क्या स्थिति होगी, वो अनुमान लगाया जा सकता है। भारत सरकार भी इस डेटा का इस्तेमाल करती है, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में इस डेटा का उल्लेख होता है दोस्तों। एक प्राइवेट कंपनी कराती है, लेकिन हर साल जब इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ते हैं तो उसमें इंडस्ट्री चैप्टर होता है ना, उस इंडस्ट्री चैप्टर में एक टॉपिक यही होता है, मैन्युफैक्चरिंग या पीएमआई की क्या स्थिति है। तो इसको हम फिर एनुअल ट्रेंड भी बाद में देख लेंगे जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा। तो ये दो न्यूज तो रिपीट थी, आराम से आप अगर पिछले जो मंथ अगर आपने मेरा लेक्चर ढंग से सुना होगा तो इस बार इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, ना मुझे पढ़ाने की जरूरत थी। और शायद आने वाले टाइम में मैं इसको बंद कर दूंगा, जिससे मान लो अगस्त अगस्त का डेटा आएगा सितंबर में, तब मैं शायद इसको न्यूज के रूप में प्रेजेंट ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये S&P ग्लोबल परचेजिंग पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग होता है, सर्विस के लिए अलग होता है। जो जुलाई 2023 में ये 57.7 है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जून 23 में ये 57.8 था, हल्की सी कमी आई है, कोई बात नहीं, वापस अभी दिवाली वगैरह फेस्टिवल आने वाले तो ये और बढ़ने की उम्मीद है। मई 23 में ये 58.7 था, थोड़ा कम हुआ है एक दो महीने से, लेकिन ठीक है, ओवरऑल अबव 50 के अबव है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। थर्ड न्यूज दे दोस्तों कि भारत सरकार पर कितना डेट है, भारत सरकार पर कितना डेट है, ये कल उसमें डेटा पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया दोस्तों। एक्चुअली पार्लियामेंट में क्या हुआ, किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर कितना कर्ज है, तो जो फाइनेंस के हमारे स्टेट मिनिस्टर है पंकज चौधरी जी, निर्मला ताई जी नहीं, निर्मला ताई जी तो कैबिनेट मिनिस्टर है, स्टेट के भी मिनिस्टर होते हैं दो उनकी मदद के लिए, जो पंकज चौधरी जी हैं, इन्होंने रिप्लाई दिया, रिटर्न रिप्लाई दिया राज्यसभा में रिप्लाई दिया। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भारत सरकार पर जो 2022-23 है, 2000 फाइनेंशियल 2022-23 समाप्त हो गया कब, 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 को भारत सरकार पर लगभग 155 लाख करोड़ का कर्ज है। कितना है? 155 लाख करोड़ का कर्ज है। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोस्तों जीडीपी का 57.1% है, 57.1% ऑफ जीडीपी है। ये दो डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग के अनुसार भारत सरकार के ऊपर कितना कर्ज है। तो दोस्तों 155 लाख करोड़ का है, जो जीडीपी का 57.1% बैठता है। मैंने बता रखा है जीडीपी का परसेंटेज क्या चक्कर में, मैं कहूं एक आदमी पर 1 लाख का कर्ज है, एक आदमी पर 1 करोड़ का कर्ज है, किस पर ज्यादा कर्ज है? तो आप बता नहीं सकते। आप कहोगे सर 1 करोड़ वाले पे ज्यादा कर्ज है, नहीं है दोस्तों। समझ करो 1 करोड़ वाला सालाना कितना कमाता है, 100 करोड़ कमाता है, तो इसके लिए 1 करोड़ का कर्ज बहुत छोटी बात है। इसकी जो सालाना इनकम का कितना है, 1% है। लेकिन सपोज करो ये कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, मुश्किल से इसकी कितनी इनकम है, 5 लाख पर ईयर, तो एक साल में 5 लाख कमाता है, लेकिन इसके ऊपर कर्ज 1 लाख का है, तो इसका तो जो एनुअल इनकम का 20% है। ऐसे देखो दोस्तों, देशों की तुलना करते हैं, नेपाल की इंडिया की कर्ज की तुलना कैसे कर सकते हो आप एब्सोल्यूट में? नेपाल छोटा देश में छोटे अमाउंट में ज्यादा लगेगा, तो उसकी जो जीडीपी होती है ना सालाना इनकम, उसका परसेंटेज से कंपेयर करते हैं कि हर देश पे जो उसकी इनकम हो रही है सालाना, उसका कितना परसेंट कर्ज है। तो ये डेटा ये बता रहा है कि जो इंडिया पे है ना 31 मार्च 2023 पे, वो 155.6 लाख करोड़ है। इससे पता नहीं चलता दोस्तों, जब भी हम कंपेयर करते हैं देशों का कर्ज या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, तो वो ऐसे एब्सोल्यूट फिगर पर नहीं करता। क्यों? एब्सोल्यूट फिगर से पता नहीं चलता। अमेरिका बड़ा देश है, इंडिया की तुलना में बहुत बड़ा देश है, तो वहां पर कर्ज ज्यादा हो तो भी चल जाएगा। लेकिन भूटान पे
छोटा सा देश, 20 लाख की जनसंख्या होगी, 10-20 लाख की, वहां पर छोटा सा कर्ज भी ज्यादा लगेगा। तो इसलिए है ना, इसको जीडीपी के परसेंटेज में निकालते हैं। तो ये डेटा ये कह रहा है कि भाई इंडिया का जो 155.6 लाख करोड़ है आज की डेट में कर्ज, 31 मार्च 2023 की डेट में, जो हमारे जीडीपी है, सालाना इनकम है उसका 57.1% है। और इसमें यह भी बताया इन्होंने कि 2020-21 में ये जीडीपी का 61.5% था। तो एब्सोल्यूट टर्म में तो क्या हुआ, कर्ज बढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज वाइज घटा है हमारा कर्ज। जो हमारा जो जीडीपी का परसेंटेज वाइज देश का कर्ज है वो घटा है। पहले जब 2020-21 में 61.5% ऑफ जीडीपी था, जो अब डिक्रीज होकर कितना हो गया, 57.1% हो गया। ये दो फिगर आपको रख लेना है दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक और डेटा दिया गया कि जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट्स को मिला के कितना कर्ज है उन पर, तो सारे स्टेट्स को मिला के कर्ज है उन पर 28% ऑफ जीडीपी। भाई भारत सरकार पे ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि भारत सरकार खर्चा ज्यादा होता है, काम भी ज्यादा होते हैं, इसलिए जितने भी राज्य हैं उनको मिला के 28% ऑफ जीडीपी कर्ज है। अब आप दोनों को मिला के भी हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 57.1 इसका था, 28% मोटा मोटी इसका है, तो 0.8, 875, 5278, लगभग 85% है ना इंडिया के ऊपर कर्ज, स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिला के। पर उसको हमको ज्यादा ध्यान नहीं रखना, हमको तो ये भारत सरकार का डेटा आपको याद रखना है, 155.6 लाख करोड़ और 57.1% ऑफ जीडीपी, इसको रख लेना है दोस्तों। तो दोस्तों जो आज की न्यूज है यही समाप्त होती है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।